हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। अरे अरे वो देखो मैरिज आ गई। अरे थैंक यू। मैम कैसे लगा आपको घूमने? अरे कहाँ लेना है? मैम हमने सुना है कि आप घूमने के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। काम करते करते काफी थक गई थी तो सोचा टहल कर आ जाओ। शेखर जी की नई फिल्म का म्यूजिक लॉन्च है, इस बारे में कुछ कहना चाहती हैं मैम? आई विश शेखर ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान करे कि उनकी बाकी फिल्मों की तरह यह फिल्म भी सुपर हिट हो और वो अपनी अगली फिल्म में मेरे साथ करे। आपने उनके साथ बहुत ही हिट फिल्में दी है, पर इस फिल्म में उन्होंने आपके जगह एक नई एक्ट्रेस को कास्ट किया है, तो आपको दुख तो हुआ होगा। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? शेखर को लगा होगा कि शायद उस रोल में एक नई लड़की अच्छी तरीके से फिट हो सकती है। दैट्स इट। बट आई एम श्योर शेखर के पास अगर मेरे लायक कोई स्क्रिप्ट होगी तो वो मुझे बताने में झिझकेंगे नहीं। सुना है सुपरस्टार रविंद्र कुमार के साथ बहुत ही जल्द आप शादी करने वाली हैं। नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। एक काम करो, बॉडी को नीचे उतारो। जब ये कुणाल नीचे गिरा तो कौन कौन लोग थे यहाँ? सर मैं और मीडिया वाले थे। कहाँ से गिरा ये? सर पता नहीं, वो नहीं देखा। मतलब? सर मैं मीडिया वालों को इंटरव्यू दे रही थी कि अचानक बहुत जोर से आवाज आई और मैंने पीछे पलट के देखा तो सर मेरी कार के ऊपर कुणाल गिरा हुआ था और सर खून बह रहा था। सर मुझे नहीं पता सर, मैं बहुत घबरा गई थी। ये मैनेजर कौन है? सर मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, मैंने ही आपको कॉल किया था। किस रूम में ठहरे थे मिस्टर कुणाल? पता नहीं सर, वो तो होटल में थे ही नहीं। क्या होटल में थे ही नहीं? गिरे तो ऊपर से ही है ना? हाँ सर। आसपास कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं है जहाँ से गिरे हो? ध्यान नहीं दिया होगा आपने, अंदर जाते हुए देखा नहीं होगा। सर मैं तो रिसेप्शन पे था पूरे दिन, वाकई अंदर नहीं आए थे। सीसीटीवी कैमरा लगा रिसेप्शन में? यस सर। रेडी? जरा सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करो, देखो ये आदमी अंदर कब गया था। सर इतना बड़ा एक्टर अपनी म्यूजिक रिलीज में टूटे हुए बटन वाली जैकेट पहन के तो आएगा नहीं। या तो बटन नीचे गिरते हुए टूटा है या फिर तोड़ा गया है हाथापाई में। इसका मतलब मरने से पहले इसका झगड़ा हुआ था किसी के साथ? लग तो ऐसा ही रहा। अच्छा, कुणाल का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? नहीं सर, कुणाल बहुत ही अच्छा लड़का था, वो हमेशा सबसे मिलजुल के रहता था। सर उसका झगड़ा किसी के साथ हो ही नहीं सकता। आप? मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, करण नाम है मेरा। आई सी। और आप हीरोइन? हाँ सर, ये मेरी पहली फिल्म है और देखिए ना, मेरी पहली फिल्म में ऐसा हादसा हो गया। हादसा या मर्डर ये तो अभी कह नहीं सकते, बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल आप लोग कहाँ थे जब कुणाल यहाँ गिरा? सर हम सब लोग होटल के अंदर थे, मीडिया वाले और एक्ट्रेस मायरा बाहर थी। अच्छा ठीक है। जिस तरीके से ये कार की छत हिचकी हुई है, काफी इम्पैक्ट है, मतलब ये काफी ऊंचाई से गिरा है। अजीब बात है, सारी खिड़कियों पे तो ग्रिल लगा है,
खिड़की से तो गिरा नहीं है, छत से ही गिरा होगा। सर, होटल के सारे कमरे चेक कर लिए, दिक्कत कहीं भी ये नहीं लगता है कि कुणाल वहां से कूदा है। छत पे भी हाथापाई के कोई निशान नहीं है और टूटा हुआ बटन भी नहीं दिख रहा है। सर, कुणाल होटल में आया ही नहीं था। होटल में आए नहीं? नहीं सर, मैंने पिछले 7 दिन का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है, कुणाल होटल में आया ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? सर, ये भी तो हो सकता है कि कुणाल होटल आया हो और खूनी ने उसका सीसीटीवी फुटेज मिटा दिया हो। कहीं होटल में कोई काम करने वाला तो खूनी नहीं है? सर ये भी हो सकता है कुणाल भेष बदल के इस होटल में आया हो, फिर यहाँ से उसने कूद के आत्महत्या कर ली हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब तो डॉक्टर सारुंके ही बताएंगे कुणाल का खून हुआ है या कुणाल ने आत्महत्या की है। खून है? हाँ। मतलब इसे ऊंचाई से फेंका गया? हाँ दे। पर ये आप कैसे कह सकते हैं? अब सवाल ये उठता है कि इसके सर पर बाईं तरफ की चोट आई तो आई कैसे? सर जरूर ये चोट खूनी के साथ हाथापाई के दौरान आई होगी। एग्जैक्टली सचिन, इसे ये चोट तब आई जब किसी ने इसके सर पर बाईं तरफ वार किया किसी भारी चीज से, शायद इसे बेहोश करने के लिए। हाँ सर, क्राइम सीन पर हमें इसकी शर्ट का एक बटन भी तो नहीं मिला था। हाँ पूर्वी, हाथापाई के दौरान टूट गया होगा और जैसे ये बेहोश हो गया खूनी ने इसे ऊपर से धक्का दे दिया। पर इसे धक्का दिया तो दिया कहां से? सर, हमने होटल के कमरे, होटल की छत सब अच्छी तरह से चेक कर लिया सर, पर वहां पे कोई सुराग नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा लाश गिरी तो गिरी कहां से? लाश आसमान से तो नहीं गिरी है दया, कहीं ना कहीं से तो गिरी है। हाँ पूर्वी, कुछ पता चला मीडिया फुटेज में से? सर ये देखिए सर, इस फुटेज में कुणाल गिरते हुए तो दिख रहा है, मगर कहां से गिर रहा है वो पता नहीं चल रहा। लेकिन सर अगर मैं वहां की मीडिया वालों की बातचीत का ऑडियो बंद कर दूं और वहां के एम्बियंस यानी बाकी चीजों के ऑडियो ऑन रखूं तो सर एक आवाज आती। सुनो, सर ये कैसी आवाज है? देखते हैं फ्रेडी, पता करते हैं। जरा फिर से सुनो। सर कहीं ये हेलीकॉप्टर की आवाज तो नहीं है? मुझे भी यही लगता है, ये हेलीकॉप्टर की ही आवाज है। तो मतलब है कुणाल को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका गया? मीडिया इवेंट के दौरान हेलीकॉप्टर उड़ा होगा और उसी में से कुणाल को नीचे गिरा दिया गया होगा। पूरी काम करो, पता लगाओ उस इवेंट के दौरान कितने हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी और किसने बुक किया था। सर इस सब में दो चीजें सामने आती है। एक ये कि खूनी अमीर और बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है, हेलीकॉप्टर बुक करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। और दूसरा ये कि कुणाल खूनी को अच्छी तरह से जानता होगा, तभी तो वो हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए राजी हो गया। सर जिस वक्त कुणाल को फेंका गया उसके कुछ ही देर बाद उन्नति मैदान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया सर। क्या? उन्नति मैदान में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया? तो फिर दया कहीं वही हेलीकॉप्टर तो नहीं जिसमें से कुणाल को फेंका गया? हाँ पता नहीं सर कैसे हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक कोई आया क्यों नहीं? इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए तो दौड़ कर आते हैं। सर लगता है वो लोग आ गए।
आप लोग इंश्योरेंस कंपनी से हैं? नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ। आप जी मेरा नाम गिरीश है, ये हेलीकॉप्टर मेरा ही था। आपका ये हेलीकॉप्टर बुक किसने किया था? सर वो फिल्म का एक प्रोड्यूसर है, शेखर। शेखर? जी हाँ, उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए हेलीकॉप्टर बुक करवाया था। उनकी फिल्म का हीरो है कुणाल, वो फिल्म की म्यूजिक पार्टी के लिए हेलीकॉप्टर से एंट्री करने वाले थे। अच्छा, देखते हैं। अरे सुनिए, हेलीकॉप्टर के अंदर कोई लाश मिली? नहीं सर। सर, कहीं कुणाल ने हेलीकॉप्टर से कूद के आत्महत्या तो नहीं कर ली? नहीं पंकज, डॉक्टर सालुंके ने बताया कि ये मर्डर है। जरूर कुणाल के साथ कोई ना कोई था हेलीकॉप्टर में जिसने उसे पहले मारा, बेहोश किया और फिर हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक दिया, और शायद पैराशूट से वो बाहर निकल गया। सर, कहीं ये सारा किया जरा शेखर का तो नहीं? सर वो हमें होटल में भी नहीं मिला था। सर ऐसा कौन सा प्रोड्यूसर होगा जो अपने ही फिल्म के म्यूजिक लॉन्च में मौजूद ना हो सकता है। एक काम करो, चारों तरफ नजर दौड़ा, और हाँ वो ब्लैक बॉक्स, पता करो ब्लैक बॉक्स कहाँ है, उसी से पता चलेगा इस खूनी के बारे में। सर सर जल्दी आइए। सर ये देखिए, ये पैराशूट है। गुड जॉब पंकज, आजकल बहुत काम करने लगे हो। हाँ? थैंक यू सर। सर पेंडेंट शायद खूनी का हो सकता है, और खूनी शायद शेखर भी हो सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं अपनी फिल्म के हीरो को क्यों मरवाऊंगा? फिल्म की पब्लिसिटी के लिए। कुणाल की मौत से आपकी फिल्म को पब्लिसिटी मिलने वाली थी, और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन दुगने होने वाले थे। हाँ? सर लेकिन मेरी फिल्म तो वैसे ही हिट है, उसके लिए मुझे गुनाह करने की क्या जरूरत है सर? तुमने बनाया था ना कुणाल की एंट्री का प्लान हेलीकॉप्टर से? हाँ, कुणाल को हेलीकॉप्टर चलाना बहुत अच्छे से आता था, उसके पास उसका लाइसेंस भी था, और मैंने ही उसको बोला था कि इस पार्टी में अगर वो हेलीकॉप्टर से आएगा तो फिल्म की पब्लिसिटी में 4 चांद लग जाएंगे। 4 चांद का तो पता नहीं, मगर तुम्हारी इस प्लानिंग की वजह से वो ऊपर जरूर पहुंच गया। तुम्ही ने उसे हेलीकॉप्टर से धक्का दिया था ना? नहीं, मैं उस वक्त हेलीकॉप्टर में था ही नहीं होंगे सर। फिर कौन था वहां पे? मुझे नहीं पता। देखिए, पता नहीं कहने से काम नहीं चलेगा। जब म्यूजिक लॉन्च हो रहा था तो आप वहां पे नहीं थे। कहां पे थे आप? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर पे आराम कर रहा था। मेरी तबीयत अभी भी बहुत खराब है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सर मैं इनकी डॉक्टर को फोन करती हूँ। सर इनसे 3 सवाल क्या पूछे, इनकी तबीयत बिगड़ गई। आप क्या सकते, आपको क्या लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? सही में तबीयत खराब हो रही है। शेखर जी क्या हो गया आपको? शेखर जी क्या हो गया आपको? शेखर जी उठिए। शेखर जी क्या हो गया? दरअसल ये रेडिएशन पॉइजनिंग का शिकार हुआ है। रेडिएशन पॉइजनिंग? ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है डॉक्टर साहब। हाँ दया,
बात दरअसल यह है कि इसके शरीर में मुझे अल्फा पार्टिकल्स मिले हैं, जिससे साबित होता है कि ये आदमी रेडिएशन का शिकार हुआ है। ये कौन सा जहर है डॉक्टर साहब? पोलोनियम। इस जहर का नाम है पोलोनियम। ये कोई ऐसा वैसा जहर नहीं है, बहुत रेयर किस्म का जहर है। डॉक्टर साहब, ये जहर पोलोनियम असर कैसे करता है? छूने से इसका असर नहीं होता है, कंटेजियस नहीं है ये जहर। इसे खाने या पीने की चीज में दिया जाए तभी इसका असर होता है। ये धीमा जहर है, स्लो पॉइजन। इसमें इंसान सबसे पहले अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगता है। उसे लगता है जैसे वो बहुत बीमार हो गया है। इतना धीमा जहर? सर, ये जहर शेखर की बॉडी में कब गया होगा? मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले। 24 घंटे पहले? और ये पोलोनियम जहर खूनी के पास कहां से आया होगा? ये हर जगह आसानी से तो नहीं मिलता। मैं एक काम करता हूं दया, मैं जानने की कोशिश करता हूं कि इस शहर में किस किस के पास ये पोलोनियम नाम का जहर हो सकता है। तब तक हम पता करते हैं कि मरने के ठीक 24 घंटे पहले ये शेखर कहां था और किसके साथ था। अभिजीत, ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, पता चल जाएगा उड़ान के वक्त हेलीकॉप्टर में क्या बातें चल रही थी। सब प्ले कर दो। हाँ। शेखर के साथ ऐसा किया? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। क्यों किया ऐसा तुमने? ये जवाब दो। सर, ये तो कुणाल की आवाज है। हाँ अभिजीत, लगता है कुणाल को पता चल गया था कि खूनी ने शेखर को जहर दिया था। शायद इसीलिए खूनी ने कुणाल को हेलीकॉप्टर से धक्का दे दिया और फिर खुद पैराशूट बांध के कूद गया। सर, जरूर ये कुणाल या शेखर के आसपास का ही आदमी है। हाँ, साउंड के बता रहा था ना कि वो पोलोनियम जहर को असर दिखाने में 24 घंटे लगते हैं। तो अगर ये पता चल जाए कि मौत से 24 घंटे पहले शेखर किसके साथ था, तो समझ लो हम खूनी तक पहुंच गए। सर, 24 घंटे पहले शेखर वैलेंटाइंस बैंक्वेट हॉल में था सर। वैलेंटाइंस बैंक्वेट हॉल? वो तो राजा पार्क के वहां है। हाँ सर, वही वाला। शेखर ने फिल्म खत्म होने की खुशी में वहां पे एक छोटी सी पार्टी दी थी। फिल्म के सारे आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस को बुलाया गया था सर इस पार्टी में। तो फिर उन्हीं में से कोई है जिसने शेखर और कुणाल को मारा है। अरे सारुंका साहब, आप यहाँ पे? हाँ अभिजीत, मैं मुझे मालूम है। मुझे यहाँ देख करके तुम्हें उतनी खुशी हो नहीं रही है जितनी लैब में किसी और को देख करके होती है। वो बात नहीं है सर, लेकिन क्या करूं यार, आना पड़ा, क्योंकि उस पोलोनियम वाले साइंटिस्ट का नाम सिर्फ मैं बता सकता हूँ, तारिका जी नहीं। तो फिर साइंटिस्ट का नाम बता सारुंके। देवेन पेटेकर। देवेन पेटेकर? हाँ। ये तो बड़ा भारी नाम है सर। हाँ फ्रेडी, जितना भारी नाम है उतना ही भारी काम है। बॉस, इस देवेन पेटेकर ने पोलोनियम पे जितनी रिसर्च की है ना, उतनी किसी ने नहीं की। उसका एड्रेस वगैरह है? हाँ बॉस, इस कागज पे उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर सब कुछ लिखा। इस डॉक्टर देवेन पेटेकर से तो हम बाद में मिलेंगे, लेकिन पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि वैलेंटाइन बैंक्वेट हॉल में शेखर को जहर दिया किसने। कोना कोना अच्छी तरीके से चेक कर लो। शेखर जी 24 घंटे पहले यहाँ थे। अगर उन्हें यहाँ पे जहर दिया गया है तो उस जहरीली रेडिएशन के कोई ना कोई सुराग यहाँ जरूर मिलेगा। सर, मैं आपसे कह रहा हूँ सर, आपको सुन कुछ गलतफहमी हो गई है। यहाँ कौन मार सकता है शेखर जी को? अरे यार, मैं तुम्हारे स्टाफ पे थोड़ी ना शक कर रहा हूँ, मेहमानों में से भी कोई हो सकता है ना? वैसे कल स्टाफ में से कौन था यहाँ पे? कितने लोग थे? 3 थे सर। उनमें से 2 तो आज नाइट में है और एक यहीं पे है। उसका नाम मयंक है। बुलाओ मयंक को, बुलाओ। सर, यहाँ से किसी के कराने की आवाज आ रही है। कई साइंटिस्ट की जान खबर में तो नहीं है। एक मिनट। उसे पेटेगा? सचिन, बोल भाई। हाँ सर, एक आदमी काफी देर तक शेखर जी से बातचीत कर रहा था। अच्छा, क्या क्या बात कर रहा था? कुछ सुना आपने? अरे यार सुनो,
सीआईडी की मदद करोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके, बताओ। सर वो विनती कर रहा था कि शेखर जी की आने वाली फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़वा दे, नहीं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, था कौन ये आदमी? नहीं सर, मैं नहीं जानता वो आदमी कौन था। तो शेखर जी ने क्या कहा? शेखर जी हंसने लग गए और बोले खाना ज़रूर खाकर जाना, अच्छा बना है। और रहा सवाल फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़वाने का, तो वो तो आगे नहीं खिसकाएंगे। अच्छा, कहीं शेखर जी की मौत की वजह फिल्म की रिलीज डेट तो नहीं है? शेखर जी की मौत के बाद अब तो शायद उसकी फिल्म भी वक्त पे रिलीज ना हो पाए। इससे आपकी फिल्म का बहुत फायदा होगा ना? देखिए, किसी की चिता की आग पे रोटियां सेकी नहीं जाती। शेखर जी बहुत ही सीनियर थे और फिल्म इंडस्ट्री के एक नामी गिरामी प्रोड्यूसर थे वो। उनके जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को जो आघात पहुंचा है उसको शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। तो हम मुमकिन कर देते हैं मिस्टर राजेश, शेखर के खूनी की दास्तान सुनाकर। सीआईडी वाले आज यहाँ कैसे आ गए? देखिए प्लीज, अभी आप लोग बाहर जाइए, हम आपको बाद में जवाब देंगे। शेखर जी का खून क्या है? आप लोग ये क्या कर दिया आपने? मेरे फिल्म को नेगेटिव पब्लिसिटी दे दी। वो कहते हैं ना आप लोग, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। मैं नहीं मानता। मेरे लिए मेरी इमेज और मेरी इज्जत बहुत मायने रखती है। इज्जत मायने रखती है तो फिर खून क्यों किया शेखर का? मैंने शेखर का खून नहीं किया है। मैं एक कलाकार हूँ, फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। क्योंकि शेखर ने तुम्हारी बात नहीं मानी, अपनी फिल्म की रिलीज डेट आगे नहीं की, इसलिए तुमने ये तरीका ढूंढ निकाला उसकी फिल्म को पोस्टपोन करने का। ये बात सच है कि मैं उनको रिक्वेस्ट करने गया था, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि उन्होंने बात सुनी नहीं तो मैं उनको खून कर डालूंगा। अच्छा, अगर आपने खून नहीं किया तो फिर किसने खून किया? मुझे क्या पता सर, मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि मैं निर्दोष हूँ। मेरी बीवी भी अक्सर मेरी बात मानती नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हर एक का खून कर चुका हूँ। जब शेखर का खून हुआ तो कहाँ थे आप? सर उस वक्त मैं होटल में ही था, उनकी फिल्म की हीरोइन समीरा से बात कर रहा था मेरी अगली फिल्म के लिए। सर यहाँ पे तो फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है। देवेंद्र जी ने स्कैनर इसलिए लगाया होगा ताकि उनके अलावा कोई और इस लैब के अंदर जा ना सके। सब फिर हम लोग अंदर जाएंगे कैसे? अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर भी पहुंच ही जाएंगे। सचिन, ये काम करो, ऑफिस में। सर इस पर कुछ लगा हुआ है। ये तो खून जैसे लग रहा है। पूरी देर चेक करें। सर सर ये तो खून ही है। यहाँ पे खून कैसे लगा? सर, हाँ? ये देखिए, सचिन, यहाँ का तो सारा सामान बिखरा पड़ा है। हाँ, किसी ने बहुत मेहनत की है यहाँ पे। जरा देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? सर इसमें से एक बोतल गायब है। गायब है? पोलोनियम जहर इसी लैब से चुराया गया है। सर, ये देखिए, खून की एक बूंद गिरी हुई है। देवेंद्र की कटी हुई उंगली तो हमें लैब के बाहर मिली थी।
तो फिर ये खून यहाँ कैसे है? सर कहीं ये खून खूनी का ही तो नहीं है? अगर ये खून खूनी का है तो वो ज्यादा देर हमसे बच नहीं पाएगा। तो इस फुटेज से ये तो साबित हो गया कि राजेश खूनी नहीं है, क्योंकि जिस वक्त कुणाल हेलीकॉप्टर से गिरा ये तो होटल में था समीरा के साथ। ये तो कोई बाहर का ही है, खूनी कोई बाहर का ही है, पर कौन? वो जो कोई भी है, उसे हंटिंगटन नाम की बीमारी। क्या? हंटर? हंटर नहीं फ्रेडी, हंटिंगटन। ये तुझे लेबोरेटरी में मिले खून की डीएनए से पता चला है ना? हाँ बस, लेकिन सिर्फ इतनी जानकारी मिली है, इसका क्रिमिनल डाटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। कोई बात नहीं पूर्वी, इंटरनेट से चेक करो, देखो इन दोनों फिल्मों से जुड़े हुए किस आदमी को हंटिंगटन डिजीज है। सर। हाँ। सालुंके साहब, ये बीमारी क्या होती है? ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है फ्रेडी। इसमें इंसान की मसल का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। ये बहुत रेयर बीमारी है, अधिकतर मिडिल एज के बाद ही शुरू होती है। सब मिल गया सब। सर इसका नाम नंदन कुमार है। सर ये एक राइटर है और इसने कुछ फ्लॉप फिल्में लिखी हैं। 2 साल पहले ये शेखर के पास अपनी एक कहानी लेकर गया था, पर शेखर ने इसकी कहानी ठुकरा दी। और जब नंदन को पता चला कि शेखर उसी की कहानी पे फिल्म बना रहा है तो उसने शेखर पे कोर्ट केस कर दिया, लेकिन वो हार गया था। और ये वही वाली फिल्म है सर, 555 घंटे, जिसका म्यूजिक लॉन्च हुआ था उस दिन। इसका मतलब है दया, हमारा खूनी मिल गया। सर एक टाइम था जब मैं भी राइटर बनना चाहता था। मैं कविताएं लिखना चाहता था, लेख लिखना चाहता था, शायरियां लिखना चाहता था। अरे यार लिखते फिर ये यहाँ सीआईडी में क्या करने आ गए? पता नहीं सर। सर मगर दोनों में ना बहुत सिमिलैरिटी है। अच्छा? हाँ, राइटर बनने में भी उतना ही दिमाग लगाना पड़ता है जितना सीआईडी ऑफिसर बनने में। तुम अगर राइटर बन जाओगे ना तो तुम्हारी कहानी में खून और मुर्दे बहुत होंगे। सर रोमांस भी हो सकता है? हाँ रोमांस तो हो सकता है। नंदन। हाँ? आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? सर उस तरफ तो नहीं मिला। इतनी जल्दी भाग नहीं सकता, यहीं कहीं छुप के बैठा होगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम जैसे खूनियों को छोड़ा नहीं जाता है, जेल में बंद करके उनकी खातिरदारी की जाती है, समझा? खूनी? मगर मैंने किसी का खून नहीं किया। देखा सर, राइटर ने फिर से कहानी बनाना शुरू कर दी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। 2 खून किए तुमने, कुणाल और शेखर का। सर मगर मैं उन्हें क्यों मारूंगा? शेखर ने तुम्हारी कहानी चुरा ली थी इसलिए। हाँ चुराई थी, पर उसने गैर कानूनी काम किया था। मगर इसका मतलब थोड़ी ना है कि मैं भी कोई गैर कानूनी काम करूंगा। सर मैंने उसे कुछ नहीं किया सर। साइंटिस्ट देवन की लेबोरेटरी में क्यों गया था? पोलोनियम जहर चुराने के लिए? सर मैं जहर चुराने नहीं गया था, मेरी अगली फिल्म साइंटिस्ट की कहानी पर आधारित है, तो रिसर्च के लिए उनसे बातचीत करने के लिए गया था सर। बातचीत करने? और बातचीत करते करते तुम्हारा खून उनके टेबल पे गिर गया। सर वहाँ पर ब्लेड पड़ा था, मैंने देखा नहीं और गलती से हाथ कट गया सर मेरा। कहानी बनाना बंद करो नंदन, अगर तुम निर्दोष थे तो मैं देख के भागे क्यों? सर कल रात एक बार पे मेरा किसी से झगड़ा हो गया था, मैं सारी रात लॉकअप में था सर, तो मुझे लगा कि आप लोग मुझे फिर से पकड़ने के लिए आ गए, इसलिए मैं भागा। तुम्हारे शेखर साहब को
शराब पीने की आदत थी क्या? कभी कभी जब बहुत उदास होते थे तो खुद को शराब के नशे में डुबो लेते थे। उदास? किस बात का दुख था उन्हें? साहब एक दिन नशे की हालत में कुछ बड़बड़ा रहे थे कि उनके अतीत की गलती जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। अतीत की गलती? कैसी गलती? पता नहीं साहब, ऐसा लगता है कोई अतीत का राज छुपा रहे थे। मैंने सुना है साहब, शराब पीने के बाद इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है। सुना तो मैंने भी ऐसा। सर, ये देखिए सर, इस क्लास में अल्फा पार्टिकल्स मिले हैं सर। मतलब शेखर को जहर घर में ही दिया गया है, शराब में मिला के। जब शेखर की मौत हुई तुम कहाँ थे? साहब उस दिन काम जल्दी खत्म हो गया था, मैं शाम को घर चला गया था। कितने बजे? ये कोई करीब 6:30 पौने 7 बजे। सर! हाँ पंकज? सर ये देखिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। निकालो। सर, दीवार में अलमारी? क्या है, निकालो जरा। ये देखिए, चिट्ठियां छुपा के रखी हैं। शेखर, लता, लता, किसी लता ने इस शेखर को चिट्ठियां लिखी हैं। कहीं शेखर के अतीत का राज इन चिट्ठियों में तो नहीं छुपा है? कुछ पता चला इन चिट्ठियों में से? हाँ सर, काफी पुरानी चिट्ठियां हैं, 20 साल से भी ज्यादा पुरानी। इतनी पुरानी चिट्ठियां आदमी तभी संभाल के रखता है ना जब उसका कोई इमोशनल कनेक्शन हो, इनके साथ कोई लगाव हो। हाँ सर, यहाँ भी प्यार का ही मामला है। ये लता उन दिनों छोटी मोटी एक्ट्रेस हुआ करती थी। दोनों आपस में प्यार करते थे सर, मगर ये शेखर पहले से शादीशुदा था। कई बार लता को वादा किया था उसने कि अपनी बीवी को डिवोर्स दे देगा, लेकिन ऐसा किया नहीं। शायद लता इसी बात से दुखी थी। हाँ सर, लेकिन उसने दुनिया के सामने ये बात जाहिर नहीं होने दी, क्योंकि उसे पता था कि इससे उसकी और शेखर की बदनामी हो सकती थी। वैसे लता आजकल है कहाँ पर, कुछ पता चला? हाँ सर, लता अब जिंदा नहीं है। 20 साल पहले 27 मार्च 1993 को उसकी छत से गिरने से मौत हो गई। हो सकता है ये एक्सीडेंट ना हो और शायद इसमें शेखर का हाथ हो। फिर 20 साल बाद कोई तो है जो लता की मौत का बदला लेना चाहता है। लग तो ऐसा ही रहा है सर। सर, जिस वक्त लता की मौत हुई थी उसकी एक 4 साल की बेटी थी सेजल। माँ की मौत के बाद उसे अनाथ आश्रम भेज दिया गया था और अब वो 4 साल की बेटी 24 साल की हो गई है। अच्छा, तो हो सकता है इस बच्चे ने अपना पूरा बचपन माँ के बदले की आग में गुजारा हो। इस अनाथ आश्रम में जाकर पता लगाओ सेजल के बारे में, वो करती क्या है कहाँ। सेजल नाम की एक बच्ची आई तो थी यहाँ करीब 20 साल पहले। जब वो 8 साल की हुई तो उसे अडॉप्ट कर लिया गया है। किसने अडॉप्ट किया था? मिस्टर एंड मिसेस संजीवन ने। देखिए, अडॉप्शन के वक्त का फोटोज है। ये देखा? क्या सर? सेजल के गले में पेंडेंट। अरे हाँ सर, ये तो ठीक वैसा ही पेंडेंट है जो हमें हेलीकॉप्टर की क्रैश साइट पे मिला था। एग्जैक्टली, हमारा शक सही निकला। सेजल का इस केस से लेना देना जरूर है। रहती कहाँ है ये सेजल? अलका, जरा देखना कौन है। जी जी कहिए। माजी, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? क्या बात है? अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे?
ओह सॉरी, आइए। थैंक यू। सुनिए, सीआईडी वाले आए हैं। सर क्या हुआ? दरअसल हमें सेजल के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या किया सेजल ने? हमें शक है कि सेजल ने खून किया। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? सेजल किसी का खून नहीं कर सकती। तो सेजल को बुलाइए, हम उसी के मुझे सुनना चाहते हैं। है घर पे? जी वो घर पे नहीं है, उसका फोन आया था, वो थोड़ी देर के बाद आएगी। सीआईडी की गाड़ी मेरे घर पे? गाड़ी बहुत तेज चला रही है। रुक जाओ। गई तो गई कहाँ? बस बहुत भाग ली, अब जरा अपना मुखड़ा तो दिखा दे। समीरा तुम? किसी भी बच्चे के लिए उसकी माँ की मौत से ज्यादा दर्दनाक और कुछ नहीं हो सकता। 4 साल की थी मैं, 4 साल की, जब वो शेखर की वजह से मेरी माँ की मौत हो गई। तुम तो 4 साल की थी जब ये हादसा हुआ था। फिर 20 साल बाद तुमने शेखर को कैसे पहचान लिया? नहीं पहचानती थी, लेकिन मैंने सोच रखा था कि एक ना एक दिन उस आदमी को जरूर ढूंढ निकालूंगी जिसने मुझे अनाथ किया और उसे एक दर्दनाक मौत दूंगी। मैंने पोलोनियम के बारे में कहीं पढ़ा था कि एक धीमा जहर है और सोच लिया था कि इसी से शेखर को मारूंगी। पर शेखर को ढूंढा कैसे तुमने? मैंने उसे नहीं, उसने मुझे ढूंढा। वो अपनी फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश कर रहा था जिसके जरिए वो मुझ तक पहुंच गया। अच्छा, तो इत्तेफाक से उसके घर में तुमने तुम्हारी माँ ने लिखी हुई चिट्ठियां पढ़ ली और तुम समझ गई कि तुम उस खूनी तक पहुंच गई हो, है ना? हाँ, मैंने उसी दिन से उसे मारने का प्लान बना लिया था। और जब कुणाल को पता चला कि तुमने शेखर को जहर देके मारा है तो तुमने उसे भी मार दिया, हैं? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट प्लान था मेरा।
पहले होटल पहुंच के मीडिया के सामने तस्वीरें खिंचवाई और उसके बाद वहां के फायर एग्जिट से निकल गई। किसी ने देखा भी नहीं मुझे और हेलीकॉप्टर तक कुणाल के पास पहुंच गई, दरवाजे से निकल गई। माना कि तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों से भरी रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बदले के लिए तुम खून पर खून किए जाओगे। 2 खून किए तुमने, तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी। बहुत थक गई। अरे यार तू डांस फ्लोर पे क्यों नहीं आ रही है? बहुत मजा आ रहा है सच्ची। मैं तो डांस कर करके थक गई। चल ना प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं मधु, मैं यहीं पर ठीक हूँ। और वैसे भी ये तो तेरी ऑफिस की पार्टी है ना, मैं किसी को जानती भी तो नहीं हूँ यहाँ पर। अरे यार तो क्या हुआ, तू मेरे साथ आई है, तू मेरी फ्रेंड है। और देखना यहाँ पे सारे फ्रेंड्स ही तो है। चलना यार, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। नहीं मधु, तुझे तो पता ही है कि मुझे ये पार्टी शार्टी, ये शोर शराबा पसंद ही नहीं है। ओह नो, ये यहाँ भी आ गया। आज तो मैं इसे ना उसकी औकात दिखाकर रहूंगी, देखना। मधु ज्यादा गुस्सा मत करना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मधु प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरी जिंदगी हो मधु, अब तो मेरा विश्वास करो मधु। सॉरी नमित, लेकिन मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा है। तुम प्लीज निकल जाओ यहाँ से। अगर तुमने मुझे अपनाया नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये ले चाबी। चल यार, इतना मूड क्यों अपसेट करके रखा है तूने? मधु, मधु तू फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सब्र कर। मैं नमित की हरकतों से ना परेशान हो चुकी हूँ। ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? पार्टी में सबके सामने कितनी बेइज्जती की उसने मेरी। ऐसे कैसे बात कर सकता है वो मेरे साथ? ताशा, मधु, मैं तेरा गुस्सा अच्छे से समझती हूँ, लेकिन तू ये भी तो सोच कि तुम दोनों का अभी तो ब्रेकअप हुआ है थोड़ा टाइम पहले। हो सकता है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है कि तू उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है अब। सारे लड़कों की ना यही प्रॉब्लम होती है। लेकिन आई एम टेलिंग यू ताशा, अगर आगे से उसने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना मेरे साथ, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। सीधे पुलिस कंप्लेन करने वाली हूँ मैं। अरे बाबा, नमित ऐसा कुछ करेगा ही नहीं, और अगर ऐसा कुछ करेगा नहीं तो पुलिस के पास तुझे जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ओके, चल मैं सोने जा रही हूँ। आज पार्टी में बहुत डांस किया यार, बहुत थक गई। ताशा, हाँ मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी थी। तो बोल ना, रुक क्यों गई? अभी नहीं, अभी काफी रात हो चुकी है, कल बात करते हैं। कोई बात तुझे परेशान कर रही है ना? नहीं नहीं ताशा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस तुम्हारी पेंटिंग को लेके बात थी। कल सुबह बात करते हैं। चल, गुड नाइट। गुड नाइट।
डरी हुई क्यों? मेरी मदद कीजिए। मेरे घर में कोई घुसा है। कौन है? क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन उसने मेरी सहेली को मार दिया। क्या? खून? प्लीज कुछ कीजिए प्लीज। हमें सीआईडी को फोन करना हुआ, वही ठीक रहेगा। हेलो सीआईडी। खिड़की और दरवाजा तो अंदर से बंद है। सर, यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा। नहीं सर, अंदर कोई। कमरा साफ सुथरा है, कोई तोड़फोड़ या हाथापाई के निशान भी नहीं है। ताशा को अंदर बुलाओ। ताशा, हमें बताओ एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था? मधु को मार डाला। ये मधु कौन है? मधु मेरी बहुत करीबी सहेली है। हम दोनों नाइट क्लब में पार्टी करने गए थे। 1 बजे के करीब घर लौटे और वो अपने रूम में चली गई और फिर उस पर किसी ने हमला किया। बाहर सिक्योरिटी गार्ड से जरा पूछताछ करो। ताशा, आपने हमलावर को देखा? नहीं, मैंने मधु के चिल्लाने की आवाजें सुनी और कि मैं उसको बचा नहीं पाई। पर यहाँ पे तो घर में कोई नहीं था, ऊपर कमरे में कोई नहीं था, कमरे में हाथापाई के कोई निशान नहीं, और मधु भी नहीं। मधु कहाँ गई? ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसके चिल्लाने की आवाजें सुनी है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, मधु पे हमला होने से पहले आपने किसी को घर में आते या जाते देखा? नहीं, मैं हेडफोन्स पहनकर म्यूजिक सुन रही थी। मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। और जब ये सब हुआ तब आप कहाँ थी? म्यूजिक सुनते सुनते मैं यहीं सोफे पर सो गई थी, लेकिन जब मधु के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी तो मैं उसके कमरे की ओर दौड़ी चली गई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा बंद था? मगर जब हम अंदर गए तब तो कमरे का दरवाजा खुला था और कमरे में कोई भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसके चिल्लाने की आवाजें सुनी, और अगर मधु कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ है? अच्छा, आप दोनों के अलावा घर में कोई और भी रहता है? जी, एक लड़की और रहती है। कौन है वो और कहाँ है? आलिया, मैं, मधु और वो, हम तीनों रहते हैं। फिलहाल वो छुट्टियां मनाने के लिए मनाली गई हुई है। आपको किसी पे शक है? हाँ। किस पे? नमित पर। ये नमित कौन है? मधु का एक्स बॉयफ्रेंड। और उस पे शक की वजह? पार्टी में नमित और मधु का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। नमित बहुत गुस्से में था। नमित कहाँ रहता, कुछ मालूम है आपको? जी, विंडफोर अपार्टमेंट्स, 10th फ्लोर। नमित और मधु की फोटो है आपके पास? हाँ है। गुड। निकले, एक काम करो, इस नमित के घर पे जाके पता करो। और श्रेया, नमित और मधु इन दोनों की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। सर। मधु की जान खतरे में है, उसे किसी भी हाल में बचाना होगा। सर, ये नमित तो बड़ा ही चालाक है सर। पहले इसने मधु को किडनैप किया और अब हमारे आने की भनक लगते ही भाग रहा है। वो भी बच के जाएगा कहाँ ही? एक बार हमारे हाथ लग जाए, इसकी बारात निकालते हैं। सर, वो तो केआर रोड की तरफ मुड़ गया। क्या? कितनी दूरी पर? सर, करीबन 100 मीटर। सर सिग्नल इसी तरफ बता रहा है, इसी रोड पर। सर बस आगे। सर यहाँ से राइट। सीआईडी से हम लोग। बोल, मधु को क्यों किडनैप किया? मधु किडनैप हो चुकी है। कब ऑफिसर? अनजान बनने का नाटक बनता। मधु तेरी गर्लफ्रेंड थी ना? बता, कहाँ छुपा कर रखा उसे? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मैंने उसे किडनैप नहीं किया। तो फिर उसको पार्टी में चाकू दिखाकर धमकी क्यों दी तुमने? बोल। हाँ, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। हमारे बीच कुछ गलतफहमी हुई थी और इसी गलतफहमी की वजह से तूने उसे किडनैप कर लिया। बोल, कहाँ छिपा के रखा है उसे?
और उसके घर क्यों गया था? हाँ मैं गया था, पिछले दरवाजे से गया था उसे समझाने के लिए, लेकिन वो घर पे नहीं थी। तो फिर चोरी से उसके घर में घुसने की क्या जरूरत है? पीछे के दरवाजे से? हाँ, क्योंकि ताशा मुझे पसंद नहीं करती है, इसके लिए मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता था। तो ताशा ने तुझे देखा कैसे नहीं? घर के बाहर वो किसी आदमी से बात कर रही थी और मैं चुपके से निकल गया। मतलब तुम्हारे वहाँ जाने से पहले ही मधु गायब हो चुकी? हाँ सर, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। तो फिर तू भाग क्यों रहा था? मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो मधु से मिलने नासिक जा रहा था, क्योंकि उसकी मम्मी डैडी नासिक में ही रहते हैं। आपको विश्वास ना तो मेरी टिकट देख लीजिए सर। आखिरी बार कब बात हुई थी मधु से? पार्टी के बाद करीब 12:30 बजे। आप चाहो तो मेरा फोन चेक कर सकते हैं। क्या बात हुई थी तुम्हारी? बात नहीं हो पाई थी, फोन ताशा ने उठाया था और उसने कहा मधु सो रही है। ये बात मुझे अजीब लगी। इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? क्योंकि मधु अपनी गाड़ी किसी को चलाने देती नहीं। देखो, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम ये शहर छोड़कर नहीं जाओगे, समझे? हेलो? हाँ, क्या? कहाँ पे? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। हेलो सर, आपने फोन किया? जी सर। लाश करो सर, इस तरफ। ये बात है। क्या बात है डॉक्टर साहब? इतनी नफरत करता है कि इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। हाँ सर, जिस बेरहमी से ये वार किया है उससे तो साफ मालूम पड़ता है कि खूनी कितना निर्दयी होगा। होगी। क्या होगी? हाँ, होगी। वैसे आपको ये बता दूं, मधु के खून में बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रग्स पाए गए। मतलब सालू के साथ मधु को ड्रग्स लेने की आदत थी? लेकिन सर, जब हमने मधु के दोस्तों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि मधु को ऐसी कोई आदत नहीं थी। डॉक्टर साहब, इस चाकू से मधु का खून किया गया। इस पर उंगलियों के निशान किसके? मुजरिम कौन है? गवाह भी वही, मुजरिम भी वही। क्या ताशा ने ही मधु का खून किया? ये कैसे हो सकता है सर? ताशा ने खुद हमें फोन करके बुलाया था। कैसे हो सकता है नहीं मालूम है, लेकिन इस चाकू से मधु का खून हुआ है और इस चाकू पर ताशा की ही उंगलियों के निशान। अपने आप को बचाने के लिए भोलेपन का नाटक किया और इल्जाम लगा दिया नमित पर। लेकिन ताशा मधु का खून क्यों करेगी? इसका जवाब तो ताशा ही देगी, उसे देना ही होगा। ये सब क्या हो गया है? मधु को तो सब पसंद करते थे ना। सुदेश जी, मुझे नमित पर बहुत शक हो रहा है। इतना घिनौना काम उसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। देखो, मधु के कातिल को पकड़ना सीआईडी की जिम्मेदारी है। तुम अपनी जिम्मेदारी पे ध्यान दो ना। आर्ट एग्जीबिशन को कामयाब करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उस पे कंसंट्रेट करो, समझी? अरे, आप लोग यहाँ? कुछ पता चला क्या? हाँ, थोड़ा बहुत पता चला है, बाकी आपसे जानना है। आपकी तारीफ? जी, ये मेरे आर्ट टीचर हैं, मिस्टर सुदेश। मुझे पेंटिंग सिखाते हैं। क्या नमित पकड़ा गया? क्या उसने मान लिया कि मधु का खून उसने किया है? अब तो नाटक बंद कीजिए ताशा। हमें पता चल गया है कि मधु को आपने मारा है। खूनी नमित नहीं, आप हैं। वैसे मानना पड़ेगा, हमें गुमराह करने का प्लान अच्छा बनाया था आपने। खुद खून किया और खुद फोन करके हमें बुला लिया ताकि किसी को आप पे शक ना हो। ये झूठा इल्जाम है। भला ताशा मधु का खून क्यों करेगी? और मधु से ताशा की दुश्मनी क्या है? दुश्मनी की वजह तो ताशा ही बताएंगे। अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है ताशा जी, बताइए क्यों मारा आपने अपनी सहेली को? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। ठोस सबूत है हमारे पास। निखिल, ये वही चाकू है जिससे मधु जी का खून हुआ है। इस पर आपकी, ताशा जी आपकी उंगलियों के निशान हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं क्यों मारूंगी मधु को? आपको हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो चलना पड़ेगा। बताओ ताशा, क्यों मारा तुमने मधु को? मैं कितनी बार कह चुकी हूँ आपसे, मैंने मधु को नहीं मारा है। मैं सच कह रही हूँ। ठीक है,
अभी पता चल जाएगा तुम सच बोल रही हो या झूठ। श्रेया, चलो। ये सब क्या है? ये आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ? आपका सच कितना सच है ये पता लगा रहे हैं। बैठिए। हम तुम्हारी पॉलीग्राफ टेस्ट करेंगे। इस टेस्ट से सच और झूठ का फर्क पता चलता है। बताओ ताशा, क्यों मारा तुमने मधु को? क्या तुमने वाकई मधु को नहीं मारा? मारा या नहीं मारा? बताओ ताशा, क्या तुमने मधु का खून किया? नहीं, मैंने मधु को नहीं मारा। आश्रय, सर, ताशा सच बोल रही है। जाने दो इसे। सर, इस टेस्ट ने तो और भी उलझा दिया। अब क्या करें? हाँ सर, अजीब बात है, सारे सबूत इसके खिलाफ हैं, फिर भी ये बेकसूर है। ये कैसे हो सकता है सर? सचिन, कॉलोनी के वॉचमैन ने बताया कि ये दोनों मतलब ताशा और मधु रात के 1 बजे एक साथ लौटी। हाँ सर, और ताशा ने हमें तकरीबन 1:30 बजे फोन किया। एग्जैक्टली। मतलब सर, ताशा के पास सिर्फ आधे घंटे थे मधु का खून करके वापस आने के लिए। ताशा ने फोन किया हमें रात के 1:30 बजे। अब मधु की लाश जहां पर मिली है वो ताशा के घर से 20 मिनट की दूरी पर मिली। तो आने जाने में ताशा को आने जाने में 40 मिनट लगने चाहिए। ये आने जाने में 40 मिनट? तो फिर सर, आधे घंटे में ताशा ने अपने घर से फोन कैसे किया होगा? एग्जैक्टली, आधे घंटे में फोन कैसे किया होगा, है ना? इसका एक ही मतलब है कि कोई तो है जो ताशा को फंसाने की कोशिश कर रहा है मधु के खून के जुर्म में। अब सर, अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जरा सोचो फ्रेडी, सोचो। साळुंखे को मधु के खून में से ड्रग्स मिले हैं, तो हो सकता है कि उस पार्टी में मधु के ड्रिंक में किसी ने ड्रग्स डाले। सर, ये मुमकिन है, क्योंकि जिस रात मधु का खून हुआ उस रात ताशा और मधु दोनों पब से पार्टी करके लौट रहे थे। बस तो फिर सचिन, उस पब में जाकर पता लगाओ उस पार्टी में कौन कौन आया था और क्या क्या हुआ था। क्या बात है, सीआईडी यहाँ?
कहीं कोई परमिशन का पंगा तो नहीं? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ था मिस्टर मैनेजर? हमें देख के आप खुश नहीं हुए हैं? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर आप लोग यहाँ और हमारे पास ड्रिंक्स की परमिशन है। और सर हमारे क्लब में तो इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी नहीं होती। ये सब कुछ हम जानते हैं मैनेजर साहब, लेकिन एक केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। कैसी पूछताछ सर? कल आपके क्लब में एक ऑफिस पार्टी हुई थी, हमें उस पार्टी की गेस्ट लिस्ट देखनी। जस्ट मिनट सर। ये लीजिए सर, ये उस पार्टी गेस्ट लिस्ट। सर इस लिस्ट में एक नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। कौन सा नाम? सर आलिया क्या, ताशा की रूममेट। मगर ताशा तो कह रही थी कि आलिया फिलहाल छुट्टियां मनाने शहर से बाहर गई हुई है, मनाली में। बड़ी हो सकता है उसने हमसे झूठ बोला। ये देखो, आलिया के नाम के सामने ये लैंडलाइन नंबर लिखा हुआ है। कहीं ये नंबर उसी जगह का तो नहीं जहाँ पे ये तीनों साथ में रहती थी? लेकिन सर हमें उस घर में कोई लैंडलाइन फोन मिला ही नहीं। एक काम करो, इस नंबर पे जरा फोन लगाओ, देखो क्या पता चलता है। सर ये नंबर सेवा में नहीं। नंबर सेवा में नहीं है? कोई बात नहीं, निखिल, टेलीफोन एक्सचेंज से पता करते हैं कि ये आलिया रहती कहाँ है। लगता है हमारे आने से पहले ही आलिया यहां से भाग गई, उसे हमारे आने की भनक लग गई होगी। लगता तो ऐसे ही है। बड़ी आस पड़ोस में जाके पता करो इस आलिया के बारे में। आलिया, आलिया, सारे पेंटिंग्स आलिया ने बनाए। मैंने पड़ोस के मकान में रहने वाली एक औरत से पूछा, वो भी आलिया को नहीं जानती। उसका कहना है कि ये घर ज्यादातर बंद ही रहता है। ओह, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। आलिया की फोटो तक नहीं मिली हमें। एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, अगर आलिया ताशा और मधु के साथ रहती थी तो फिर उसे इस घर की क्या जरूरत थी? तो क्या वो यहाँ पे पेंटिंग के लिए आती थी? और अगर आलिया यहाँ पे नहीं रहती थी तो उसने वहाँ नाइट क्लब के गेस्ट रजिस्टर में यहाँ इस घर का नंबर क्यों लिखा? हाँ ताशा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई मुझे मार देगा। देखिए, आप डरिए मत। आप जहाँ पर हैं वहीं रुकिए। हम अभी पहुँच रहे हैं। हाँ, ठीक है।
है शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। आपको इतनी चोट कैसे लगी? चलिए हमारे साथ। कहाँ? हॉस्पिटल और कहाँ? चलो। लेकिन अगर खूनी मुझे मारने के लिए वहाँ पे आ गया तो? घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको। हॉस्पिटल में आपकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाएगा। आइए चलिए, आइए। ड्रेसिंग का सामान लेकर। हेलो डॉक्टर साहब, ताशा की तबीयत कैसी है अब? इनकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए पहले मैंने इनको नींद का इंजेक्शन दे दिया है। अब इनके घाव पर ड्रेसिंग करनी बाकी। मैं देख सकता हूँ? श्योर। थैंक यू। लगता है आलिया ने हमला किया था शायद। नहीं सचिन, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये चोट आलिया की वजह से नहीं आई है। ये चोट ताशा को खुद की वजह से आई है। आपको समझा नहीं? सचिन, या तो ताशा ने अपने आप को किसी चीज से मारा है या फिर कोई और वजह है, जैसे ये कहीं गिर गई या ताशा गिरी या फिर ताशा को गिराया गया, ये तो ताशा के घर जाने के बाद ही पता चलेगा कि इस घाव की वजह क्या है। अच्छी तरीके से तलाशी लो घर की। ताशा को पेंटिंग जमा करने का शौक था? यस सर। सर ये देखिए, क्या है इसमें? ताशा के पेंटिंग स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन किसी भी सर्टिफिकेट में डी ग्रेड से अच्छा ग्रेड नहीं मिला है। इसका मतलब ताशा कुछ खास पेंटिंग्स नहीं बनाती थी। सर ताशा की मेडिकल रिपोर्ट्स और ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। और तो शायद ये दवाइयाँ भी ताशा की हैं। डॉक्टर शेखर साइकेट्रिस्ट? ताशा को दिमाग की बीमारी थी। डॉक्टर शेखर से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर शेखर, आपकी एक पेशेंट है, मिस ताशा, याद है आपको? ताशा? बिल्कुल, लेकिन बात क्या है? कुछ प्रॉब्लम है उसे? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए डॉक्टर साहब। वैसे डॉक्टर साहब, ताशा को बीमारी क्या है? स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक ही इंसान में दो रूप। पिछले 1 साल से मैं उसका इलाज कर रहा हूँ और बीच में उसकी हालत काफी अच्छी होने लगी थी, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? पिछले 3 महीनों से उसका मानसिक संतुलन कुछ ज्यादा ही बिगड़ता जा रहा है। उसे फिर से दौरे पड़ने लगे हैं और वो अपने आप को आलिया समझने लगी है। क्या? आलिया? जी हाँ, ताशा का काल्पनिक रूप। क्या? मतलब आलिया नाम की कोई लड़की है ही नहीं, ये ताशा की कल्पना है? जी हाँ। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि पिछले 3 महीनों से ताशा की हालत और भी खराब होती जा रही है, क्यों? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ताशा पिछले 3 महीनों से वही दवाइयाँ खा रही है जो पिछले 1 साल से खाती आ रही है। तब तो डॉक्टर साहब ये भी मुमकिन है कि आप गलत दवाइयाँ देकर ताशा की बीमारी का फायदा उठा रहे हैं। भला मैं अपने पेशेंट के साथ ऐसा क्यों करूंगा? मैं डॉक्टर हूँ, कोई क्रिमिनल नहीं। डॉक्टर साहब, अगर आपकी दवाई खाकर ताशा की तबीयत खराब हुई है तो आपकी तबीयत खराब होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे डॉक्टर शेखर, कितने सालों के बाद कैसे हो यार? बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ? एसीपी को लगता है कि मैंने ही गलत दवाइयाँ ताशा को दी। हमारे पास सबूत है सर। सबूत? हाँ सबूत, रेडी। ये दवाइयाँ हमें ताशा के घर से मिली। ये सारी दवाइयाँ डॉक्टर शेखर ने प्रिस्क्राइब की है। लेकिन बॉस, जो व्यक्ति स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार होता है उसे यही दवाई दी जाती है। इसमें कुछ गलत नहीं किया इसने। मान लिया ना सारुण के, मगर मुझे शक है कि इन कैप्सूल्स में कुछ और ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? चेक कर लो। ठीक है, मैं चेक करता हूँ।
तो हैवानियत है। बॉस, इस कंपाउंड से तो ताशा की हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। मतलब मेरा शक सही है? सालुंके, मुझे नहीं मालूम इस कैप्सूल के अंदर की सही दवा को बदलकर ये दवाइयाँ किसने डाल दी। मैं मानता हूँ तो मैंने ही ताशा को ये प्रिस्क्रिप्शन दी थी, लेकिन मैंने ये दवाइयाँ नहीं बदली। तो फिर कौन कर सकता ये? बॉस, मैं डॉक्टर शेखर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, काफी सालों से जानता हूँ। ये ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, देख सालुंके, तू डॉक्टर शेखर की गारंटी ले रहा है, इसलिए मैं इन्हें छोड़ रहा हूं, वरना तू जानता है डॉक्टर शेखर जी, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती आप ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, प्लीज। जी। स्प्लिट पर्सनालिटी, एक ताशा और दो रूप। इस ताशा पर नजर रखो ताशा पर। एसीपी प्रद्युमन, क्या? जी सर, पता नहीं। रिसेप्शन पर पता करते हैं। डॉक्टर साहब, ताशा कहाँ है? वो अचानक से कहीं चली गई, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। अचानक कहाँ गायब हो सकती है? आप में से किसने देखा उसे? सर, मैंने देखा है। ताशा काले रंग के कारण बैठकर चली गई। बाकी लोग से उस गाड़ी वाले का नंबर लेते हैं। शायद ताशा जिस गाड़ी में से भागी वो गाड़ी कहाँ पर है, कुछ पता चला? नहीं सर, हाईवे पुलिस या चेक पोस्ट से अभी तक कोई खबर नहीं आई। कोई तो है जो ताशा की बीमारी का फायदा उठा रहा है। और सर, ये जो कोई भी है ताशा के बहुत करीब है और उसे अच्छी तरह से जानता है। हाँ, एग्जैक्टली। सर, ताशा जिस गाड़ी में से भागी है उस गाड़ी का पता चल गया सर। वो गाड़ी उसी के नाम पे रजिस्टर है। गाड़ी ताशा के नाम पर ही रजिस्टर है, तो फिर खूनी शायद उसी गाड़ी में ताशा को लेकर गया होगा। वैसे भी सर, खूनी गलत दवाइयां देके ताशा को सम्मोहित कर रहा था और उसी की बात सुनकर ताशा हॉस्पिटल से भागी भी होगी। मगर कौन हो सकता है ये? कौन कर सकता है ये सब? नहीं, ये सुदेश तो नहीं? सुदेश? हाँ, सुदेश, वही चित्रकार, वो पेंटर जो ताशा और आलिया को पेंटिंग सिखाता था। सर, वही जो ताशा की हमेशा तरफदारी करता रहता। हाँ, वही ताशा के आसपास ही तो रहता था और वो ताशा की बीमारी के बारे में भी जानता था और ये भी जानता था कि ताशा अपनी दिमाग की बीमारी के लिए इलाज करवा रही है। सचिन, एक काम करो, उस डॉक्टर को फोन करो जो इलाज करा रहा है। हेलो, हाँ डॉक्टर शेखर, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ताशा जब आपके यहाँ इलाज के लिए आती थी तो क्या वो अकेली आती थी या साथ में भी कोई आता था? अच्छा, ठीक है, थैंक्स सर। ताशा के साथ हमेशा सुदेश आता था। सुदेश। हेलो एसीपी प्रद्युमन, पता चल गया कहां पर है गाड़ी? थैंक यू। ताशा की गाड़ी का पता चल गया। गाड़ी जीबी गेस्ट हाउस पर खड़ी है। जीबी गेस्ट हाउस। तुम क्यों हॉस्पिटल से मुझे यहाँ लेकर आए हो? क्या चाहते हो तुम? मेरा सर दुख रहा है, मुझे मेरी दवा चाहिए। मुझे मेरी दवा। मेरी दवा। यही दवाई खाती हो ना तुम? लेकिन आज तुम्हें ये गोली नहीं मिलेगी। आज मैं तुम्हें मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें सीआईडी को सब कुछ बता दूंगी।
इसीलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। इस कमरे में से। वैसे तुम मेरे लिए वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। पकड़ो उसे। ठीक है, हॉस्पिटल लेके चल जल्दी। क्योंकि वो मेरा राज जान गई थी। कैसा राज? यही कि मैंने ताशा की दवाई बदल दी थी, जिससे उसकी बीमारी कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। ऐसा करने की वजह? ताशा का दूसरा रूप आलिया, जिससे मुझे फायदा था। ताशा जब आलिया के रूप में आती थी तो बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी। बेचकर लाखों रुपया कमाता था। ताशा को स्प्लिट पर्सनालिटी की बीमारी, ये तुम्हें कैसे पता चला? एक दिन उसके सर में दर्द उठा और मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। तब मुझे उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में पता चला। लेकिन ताशा को तुम पे शक नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ताशा को मैंने यकीन दिला दिया था कि मधु आलिया उसके साथ रहती है। बहुत लंबी जीवन रेखा है ना तुम्हारी। काफी लंबा समय गुजारना पड़ेगा तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे, अगर फांसी नहीं हुई तो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.